Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of January 2025. 21 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर लाइक ज़रूर करिएगा। माता रानी फिर पाप लगाती हैं जब चीज़ें पसंद आती है और लोग लाइक ना करें तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। हम आपको कंटेंट बेस्ट देंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई नोट्स, ना मैगजीन, ना कुछ। आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के 3 सवालों के साथ, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आप जिनसे थोड़ा प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं। पहला सवाल बड़ा ही सिंपल सवाल है। एल नीनो रिफर्स टू, ऑप्शंस 4 आपके सामने हैं। अ कोल्ड ओशियानिक फेज इन द इंडियन ओशन, अ वार्म ओशियानिक फेज इन द पैसिफिक ओशन, एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन causing the polar vortex, a circular pattern in the Atlantic Ocean। तो बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आप लोग कर पाएंगे इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, वार्म ओशियानिक फेज इन द पैसिफिक ओशियन। दूसरा सवाल उससे भी ज्यादा आसान। एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है? तो जिन्होंने पढ़ा है वो तो बिल्कुल एक बार में कर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको नहीं बनेगा। एल्बिडो ऑप्शंस आपके सामने हैं ये 4। मुझे करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। एल्बिडो बहुत आसान है, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एक आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना चाहिए ना, है ना। तीसरा सवाल थोड़ा टफ सवाल है, जिसको नहीं पता बिल्कुल नहीं पता, जिसको पता है ठीक है। गॉस का एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो ये 4 ऑप्शन पहले आप पढ़ो, मैं आंसर आपको बता दूंगा, पर आप लोग पॉज करके 4 ऑप्शन पढ़ लेना। 4 ऑप्शन पढ़ूंगा तो फालतू टाइम जाएगा आप लोग का, तो आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, मैं आपको एक बार बता देता हूं हाँ, आंसर फॉर दिस इज बी। No two species can occupy the same ecological niche indefinitely in the same habitat, है ना। मतलब 2 स्पीशीज सेम जो हैबिटेट है उसको indefinitely ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, जिनका इकोलॉजिकल नीश भी सेम हो, ठीक है ना। तो indefinitely एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, गॉस का एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल। तो इसको एक बार देख लीजिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का टॉपिक है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से। न्यूज एनालिसिस पहली जो न्यूज़ है वो है फ्रंट पेज की। ट्रंप द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने अपना चार्ज ले लिया है। सेकंड टर्म है। वैसे भी अमेरिकन प्रेसिडेंसी में आपको एक चीज़ पता होगी कि कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 2 बार के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब कि 8 साल के लिए ही। 4 साल का टेन्योर होता है ना उनका, तो 4 साल पहला टर्म और ये दूसरा टर्म जो है वो भी 4 साल का। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। एंड ही इज द मतलब बहुत रेयर हुआ है ऐसा कि एक बार प्रेसिडेंट रहा हो व्यक्ति, फिर नेक्स्ट हारा हो, फिर नेक्स्ट फिर बन गया हो। तो डोनाल्ड ट्रंप उन रेयर प्रेसिडेंट्स में से है। अब उन्होंने 2 से 3 चीजें बोली जो उनकी इमीडिएट प्रायोरिटी है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी एट द यूएस मैक्सिको बॉर्डर। बहुत सारे मैक्सिको से लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और इलीगल इमिग्रेंट के रूप में यूएस आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला तो उनका है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे एट द यूएस मैक्सिको बॉर्डर, है ना। दूसरा है रीनेमिंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको एज द गल्फ ऑफ अमेरिका। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को रीनेम करना है गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में। एंड यूएस वुड टेक बैक द पनामा कैनाल ऑल्सो, तो पनामा कैनाल भी टेक बैक करेंगे। अब यहाँ पे मैक्सिको बहुत बार आ गया न्यूज़ में, तो चलिए मैक्सिको का मैं आपको थोड़ा सा एक बार वो दिखा देता हूँ, जो बॉर्डर है उसका किस तरीके से शेयर करता है। तो यूएस आप देखेंगे, यूएसए और मैक्सिको बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं मैक्सिको के साथ। और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको भी आपको दिख रही होगी, जो ईस्टर्न पार्ट है मैक्सिको का, उधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और वेस्टर्न पार्ट में नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन का पूरा पार्ट आता है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा। देन मैक्सिको के नीचे आपको कंट्रीज दिख रही होंगी, बेलीज दिख रही होगी और ग्वातेमाला दिख रही होगी। तो बेलीज और ग्वातेमाला के साथ भी मैक्सिको अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी याद रखिएगा, बेलीज और ग्वातेमाला नीचे आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा हॉन्डुरस दिख रहा होगा, है ना, और एल सल्वाडोर आपको वहाँ दिख रहा होगा नीचे। तो उनके साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता हालांकि मैक्सिको, बट नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिको हो गया, मैक्सिको के बॉर्डर नीचे हो गए बेलीज और ग्वातेमाला के नीचे फिर आपको दिखेगा यहाँ पे हॉन्डुरस और एल सल्वाडोर। और ऊपर इधर आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रही होगी, है ना। मैक्सिको के वेस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी आपको दिख रही होगी, तो वो भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल। यूएस की प्रायोरिटीज भी अपन ने देख ली, बाकी चीज़ों पे अपन डिस्कशन अभी नहीं करेंगे।
आगे मूव करते हैं। विच पैनल इज बेटर फॉर मुल्ला पेरियार, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द स्टेट। अब सुप्रीम कोर्ट ने दो स्टेट्स जो कि डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं इन द मुल्ला पेरियार डैम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। ये 129 साल पुराना डैम है। मुल्ला पेरियार डैम इज 129 ईयर्स ओल्ड डैम, और ये डैम है तो केरला में, बट इसको गवर्न कौन करता है? तमिलनाडु करता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। मुल्ला पेरियार डैम को ऑपरेट तमिलनाडु करता है बिकॉज ऑफ अ 999 ईयर लीज एग्रीमेंट। 999 वर्षों का एक लीज एग्रीमेंट है which was made in 1886, 1886 में एग्रीमेंट हुआ था, एंड इट वाज साइंड बिटवीन महाराजा ऑफ त्रावणकोर एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, महाराजा ऑफ त्रावणकोर एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इन दोनों ने इसको साइन किया था 1886 में। एंड मुल्ला पेरियार डैम के बारे में और बता दूं कि इट्स डैम विच इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायार एंड पेरियार रिवर्स। दो रिवर्स हैं, मुल्लायार रिवर एंड पेरियार रिवर, उनके कॉन्फ्लुएंस में है। एंड द डैम रिजर्वायर सप्लाइज वाटर टू द वैगई बेसिन इन तमिलनाडु। तो वैगई नदी का जो बेसिन है वहां तक पानी, वहां पे पानी सप्लाई करता है ये डैम का रिजर्वायर। एंड द डैम ऑल्सो क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल लेक इन द पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में लोकेटेड है, वहां पे एक आर्टिफिशियल लेक भी क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ दिस मुल्ला पेरियार डैम। तो इसका जो इशू था बेसिकली ये था कि तमिलनाडु चाहता था कि पानी का लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए, 142 फीट किया जाए, लेकिन केरला का ये कहना है कि स्ट्रक्चरल इसमें इनकॉम्पिटेंसीज हैं, इसलिए इसको नहीं बढ़ा सकते, 136 फीट तक रखना है। मैं मेन आपको बता रहा हूँ, इशू बता रहा हूँ। तो अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या इशू है, कौन ज़्यादा कंट्रोल करता है, कितना होना चाहिए कितना नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या हम इसको जो कमिटी है, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, उसको रेफर करें या नहीं। अब आपको बता दूं ये चीज़ कहाँ से आई। ये चीज़ आई आपका डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अंतर्गत। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 जब आप पढ़ेंगे तो उसके सेक्शन 5 में लिखा है, देखो लिखा हुआ है, द सेक्शन 5 ऑफ 2021 एक्ट मैंडेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। एक नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी बनती है, और कमेटी का फंक्शन क्या है? द कमिटी वुड बी चेयर्ड बाय, इसका हेड कौन करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो कि 2021 का एक्ट सेक्शन 5 बोलता है कि नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी होगी, और उस नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी को हेड कौन करेगा? इट विल बी हेडेड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन चेयरपर्सन। नेशनल कमीशन ऑन डैम सेफ्टी को हेड कौन करेगा? ये हेड करेगा सेंट्रल वाटर जो आपका सेंट्रल वाटर कमीशन चेयरपर्सन रहेगा, ये कमेटी को हेड करने वाला। लेकिन अगर मान लो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की बात करता तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को हेड कौन करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, एंड इसमें जो कमेटी होगी, कमेटी को हेड करेगा सेंट्रल वाटर कमीशन चेयरपर्सन। उसमें और भी मेंबर्स रहेंगे सेंट्रल स्टेट्स के, जहाँ पे स्पेशलिस्ट भी आएंगे फील्ड से, और एलाइड फील्ड्स के भी स्पेशलिस्ट आएंगे। इसके अलावा जो फंक्शन है कमेटी का, वो सेक्शन 6 में मेंशन है कि वो पॉलिसी बनाएगा, गाइडलाइन बनाएगा, स्टैंडर्ड बनाएगा टू प्रिवेंट डिजास्टर्स रिलेटेड टू डैम फेलियर्स, है ना। एंड मुल्ला पेरियार मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल इनकॉम्पिटेंसी के कारण उसको चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डैम फेलियर हो जाए। अगली न्यूज है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कॉन्क्लूड्स इन आंध्र प्रदेश। तो ये 3 दिनों का फ्लेमिंगो फेस्टिवल था, लिख लेना फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। एंड इट केम टू एन एंड ऑन मंडे। एंड ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन्ड है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी ये भी न्यूज़ में था, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी एंड पुलिकट लेक, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यूसीसी के बारे में मेंशन है, आपके लिए छोटा सा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, यानी कि डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कभी कभी यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है कि आर्टिकल दिस एंड दिस में, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म कॉमन कोड, तो वो मत कर दें। कॉमन कोड नहीं है, कॉमन कोड नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो इसको याद रखिएगा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी ऐसे चेंजेस करता है ना। तो प्रिलिम्स जब आप सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा उसके फुल फॉर्म पे भी ध्यान देंगे, कहीं कॉमन कोड तो नहीं लिख दिया, कहीं क्रिमिनल कोड तो नहीं लिख दिया है ना। सिविल कोड ही है, सिविल कोड ही होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। अब हालांकि इसमें स्टडी ज़रूर की गई, बट अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कोई भी ट्राइब मेंशन नहीं थी इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में, नहीं भी करोगे तो चलेगा। न्यू फाउंड नर्व मसल क्रॉस टॉक शोज एक्सरसाइज हेल्प न्यूरॉन्स ग्रो। अब ये देखो आर्टिकल वैसे बहुत ही आसान है, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो ओवरऑल इंप्रूव करती है हेल्थ को, मसल्स को स्ट्रेंथन करती है,
कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करती है, बॉडी वेट को मेंटेन करती है एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। पहले तो एक्सरसाइजेस के फायदे हैं। अब इसमें जो न्यू रिसर्च है वो क्या बोलती है वही बता देता हूँ। तो नई रिसर्च ये बोलती है कि इट स्टिमुलेट्स द न्यूरॉन ग्रोथ, जो न्यूरॉन्स हैं वो इनकी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करती है एंड पोटेंशियल फॉर थेरेपीज टारगेटिंग न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस जब आप करते हैं ना तो आपको न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स नहीं होते, आपके न्यूरॉन्स डीजनरेट नहीं होते हैं ना, न्यूरल नेटवर्क आपका नहीं डिस्ट्रॉय होता। इसके अलावा ऑथर ने ये भी बोला कि जो आप मतलब आप कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है कि नर्व्स जो हैं वो मसल्स को कंट्रोल करती हैं, लेकिन रीसेंट स्टडीज कह रही हैं कि मसल्स जो हैं वो स्टिमुलेट कर सकती हैं नर्व ग्रोथ को थ्रू बायोकेमिकल सिग्नल्स, है ना। बायोकेमिकल सिग्नल्स की वजह से जो आपकी मसल्स हैं वो भी स्टिमुलेट कर सकती हैं नर्व ग्रोथ को, है ना। तो ऑथर ने वही बताया कि देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कि मसल्स प्रोड्यूस करते हैं मायोकाइंस, दे आर प्रोटीन्स, एंड ये मायोकाइंस जो है ये प्रमोट करते हैं न्यूरॉन ग्रोथ को, है ना। एंड मायोकाइंस सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट द मोटर न्यूरॉन ग्रोथ 4x, जो आपके मोटर नर्व्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनकी ग्रोथ को 4 गुना बढ़ा देते हैं मायोकाइंस। और मायोकाइंस कहाँ से आते हैं? दे कम फ्रॉम द मसल्स, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो न्यूरॉन की ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आपका ब्रेन बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, पार्किंसंस, ये अल्जाइमर्स, ये सब जो डिमेंशिया टाइप की चीज़ें हैं वो आपको कम होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स एम टू हेड ऑफ फ्यूचर वाइल्ड फायर्स। अभी लॉस एंजलिस के वाइल्ड फायर आप देख ही रहे होंगे। तो अब यूरोप ने कहा है कि भैया हम बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में और वहाँ पे वाइल्ड फायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है कि जो सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो कि 1000 किलोमीटर से कम दूरी पे रखी गई हैं, ठीक है ना। और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है जो कि आपकी 36,000 किलोमीटर पे रखी जाती है। तो 36,000 किलोमीटर पे रखने का फ़ायदा क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कंटिन्यूस 24 आवर्स का ऑब्जर्वेशन हो जाता है, बट यूजुअली उसका रेजोल्यूशन कम रहता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड फायर और ह्यूमन इनहैबिटेड एरियाज़ के लिए आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए। इसी कारण से ये सैटेलाइट जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ही रखी जाएंगी। तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं। अब आज का जो एडिटोरियल है, पहले तो आप ये देख लो कि एडिटोरियल जो फर्स्ट है यहाँ पे यूजीसी का ड्राफ्ट रेगुलेशन, इट हैज सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। और एक आया है यहाँ पे बहुत बड़ा सा आर्टिकल है, यूजीसी रेगुलेशंस और स्टेट यूनिवर्सिटी लॉ। दोनों सेम बातें कर रहे हैं कि ये दोनों एक साथ अपन कवर करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने नए रेगुलेशंस 2025 के ले आए हैं, अभी ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए हैं। उसमें जो सबसे डिस्प्यूटेड इशू है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका सबसे डिस्प्यूटेड इशू है वाइस चांसलर का क्वालिफिकेशन, वाइस चांसलर का सिलेक्शन मेथड बताया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा यूजीसी, अब इसको पहले समझ लो क्योंकि आपसे कभी कोई पूछेगा तो आप जब तक इशू नहीं समझोगे तो फालतू रटे हुए पॉइंट रटोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले इशू समझ लो। इशू ये है कि यूजीसी ने अपने ड्राफ्ट रेगुलेशन में वाइस चांसलर का सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या उसके क्वालिफिकेशन होंगे और किस तरीके से वो सिलेक्शन होगा, मेथड होगा, कमेटी में कौन कौन रहेगा, ये सारी चीज उसने मेंशन की है ना। तो आपको लगेगा चलो सर ये कहाँ से इशू हो गया, है ना। इशू यहाँ से हो गया कि जो वाइस चांसलर का सिलेक्शन होता है वो, अब देखो यूनिवर्सिटीज तो स्टेट में रहती हैं, जैसे मध्य प्रदेश की अपनी यूनिवर्सिटीज होंगी, महाराष्ट्र की अपनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, राजस्थान की अपनी यूनिवर्सिटी होगी, उड़ीसा की अपनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, है ना। तो हर स्टेट की अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेक्शन होता है वाइस चांसलर का, क्योंकि वाइस चांसलर कोई टीचिंग स्टाफ तो है नहीं, है ना। यूजीसी का जब आप एक्ट पढ़ोगे, मैं आपको और चीज़ें क्लियर करूंगा। तो यूजीसी का जो एक्ट है वो कहता है कि आप टीचिंग स्टाफ की कर सकते हो क्वालिफिकेशन, आप टीचिंग स्टाफ के लिए सिलेक्शन मेथड बना सकते हो। लेकिन आप क्या इसको टीचिंग स्टाफ मानते हो वाइस चांसलर को? वाइस चांसलर टीचिंग स्टाफ तो होता नहीं है, तो उसका आपने कैसे दे दिया? तो पहला तो इशू यहां आ गया कि आप उसका दे नहीं सकते थे, आपका ओवर रीच है, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच बोला जा रहा है इसको, ठीक है ना। फर्स्ट इशू जो है। दूसरा जो इशू मैंने आपको बताया वो ये है कि चूंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है वहां के वाइस चांसलर स्टेट लॉज के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो है वो स्टेट लॉज के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। अब देखो स्टेट लॉ किसने पास किया है? स्टेट लॉ पास किया है आपके स्टेट गवर्नमेंट ने। और यूजीसी का रेगुलेशन कौन बना रहा है? यूजीसी का रेगुलेशन यूजीसी बना रही है, जो कि एक सबऑर्डिनेटेड डेलीगेशन का काम कर रही है। मतलब कि वो प्लीनरी लॉ नहीं है, सबऑर्डिनेटेड लॉ है, डेलीगेटेड लॉ है। तो क्या एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक स्टेट के लेजिस्लेचर के लॉ को ओवर पास कर सकता है?
ये बहुत बड़ा इशू है। तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखने के बाद ये पता चला कि एक मिक्स एंड मैच टाइप ऑफ जजमेंट्स आए हैं। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, स्टेट लॉ के ऊपर यूजीसी का रिकमेंडेशन नहीं हो सकता, और कई बार ऐसे भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, यूजीसी की बात स्टेट्स को माननी चाहिए, अदरवाइज आर्टिकल 254 का वायलेशन हो जाएगा। समझ लो आप मेरी बात कि कुल मिलाकर के इशू कहां कहां आ रहा है। पहला इशू मैंने आपको बताया कि एक तो उन्होंने बोला कि भाई यूजीसी के पास पावर ही नहीं थी इसके जो क्वालिफिकेशन है या जो इसके सिलेक्शन मेथड है वो बताया। क्यों? क्योंकि एक्ट से ज्यादा चीजें तो रूल्स में नहीं बन सकती ना। एक्ट जो जो चीजों को आपको एम्पावर करेगा रूल बनाने के लिए, आप उसी पे रूल बना सकते हो। इनका कहना है कि एक्ट एम्पावर ही नहीं करता यूजीसी को इसके ऊपर रूल बनाने के लिए, तो कैसे रूल बना रहा है? पहली चीज तो ये, तो उनका एग्जीक्यूटिव ओवर रीच हो गया। दूसरा, उन्होंने बोला कि क्या एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक स्टेट के लॉ को ओवर पास कर सकता है? मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट कह रही कि नहीं, ऐसे इलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा वाइस चांसलर का, और एक डेलीगेटेड बॉडी जो है यूजीसी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है ना, यूजीसी तो एक डेलीगेटेड बॉडी हो गई ना, सेंट्रल की स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, तो उसने कोई लॉ बनाया तो क्या वो स्टेट को ओवर पास कर सकता है कि नहीं? तो दैट इज द सेकंड इशू विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये दोनों इशू बहुत ज्यादा बड़े इशूज हैं। देखो यही चीज ऑथर ने यहां मेंशन किया है, इट इज नॉट द जॉब ऑफ यूजीसी। यूजीसी का एक काम ही नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट मेथड और वो सब भी करे, ठीक है ना। तो देखो जो मैंने चीजें बोली वही सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। देखो लिखा है, इट इज लेजिस्लेचर विच प्रिस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन मोड एंड सिलेक्शन ऑफ यूजीसी वाइस एंड ऑफ वाइस। इट इज नॉट द जॉब ऑफ यूजीसी। देखो लिखा है ना साफ साफ, इट इज नॉट द जॉब ऑफ यूजीसी। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, इट इज एन ओवर रीच, ठीक है। इसके अलावा देखो लिखा है, एन इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन विच अराइजेस इन दिस कंटेक्स्ट इज यूजीसी का रेगुलेशन इज वेदर अ रेगुलेशन कैन ओवरराइड एन एक्ट पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। जो दूसरी चीज मैंने आपसे पूछी थी कि क्या कोई रेगुलेशन जो है, जो यूजीसी का रेगुलेशन है, क्या वो किसी एक्ट को ओवर पास कर सकता है कि नहीं? तो दैट इज द सेकंड थिंग। अब मैं उस आर्टिकल को भी खोल देता हूं, वहां पे भी आप लोग देखेंगे यही सारी चीजें मेंशन है। देखो लिखा है यहाँ पे, गवर्नर, यहाँ पे वही चीज मेंशन है। देखो, कॉन्फ्लिक्टिंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हैव कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में बड़ी मिक्स एंड मैच टाइप की है, कि एक जजमेंट तो कहता है कि नहीं, जो यूजीसी कह रहा है वैसे ही होना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं, स्टेट के लिए वो केवल रिकमेंडेशन है यूजीसी का, क्योंकि यूजीसी एक सबऑर्डिनेटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ना। दैट इज द थिंग। तो ऑथर ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के रूप में सामने आया है और इसका सुप्रीम कोर्ट ही निपटारा कर सकता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, फाइनल इसका जजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ओवर रीच बाय द यूजीसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और ये कुछ केसेस हैं जो बताते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं, तो ये आपको जानना जरूरी नहीं, लेकिन ओवरऑल इशू आपको समझ में आ गया। दो जो मेन इशूज हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। अगला है प्रायोरिटाइजिंग आईएमईसी इज अमेरिकाज बेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आईएमईसी कॉरिडोर के बारे में आया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आईएमईसी का मतलब है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इट वाज अनाउंस्ड इन 2023 में इसको अनाउंस किया गया था। इसका एम है टू कनेक्ट एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, टू कनेक्ट वाया एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेलवे, शिपिंग, डिजिटल नेटवर्क, एनर्जी पाइपलाइन से कनेक्ट करना। किसको किसको कनेक्ट करना है? तो इंडिया, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कमीशन, मतलब इंडिया को, मिडिल ईस्ट को, यूरोप को, इन सब को इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ना है। कंट्रीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट करेंगी? यूएस, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कमीशन। इसका मेन एम क्या है? ट्रेड को बढ़ाना, कॉस्ट को घटाना, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, ठीक है ना। अब चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, दीज आर द बेसिक चैलेंजेस। और यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, दे हैव शोन सम स्ट्रांग लीडरशिप। वहीं पे यूएस जो है वो काउंटर कर सकता है चाइना को, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बाय दिस, बट फिर भी उसको करने के लिए एक ऑब्वियस बात है कि विल की आवश्यकता पड़ेगी। आईएमईसी के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? तो इट कैन रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट, इट कैन स्ट्रेंथन टाइज विद द वेस्ट एशिया, यूरोप कंट्रीज। हाँ, इंडिया की रिलेशन अच्छे होंगे। इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है वो भी आईएमईसी के साथ अलाइन करता है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन, जॉब क्रिएशन, मेनी बेनिफिट्स कैन बी देयर, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इसको अगर हम प्रायोरिटाइज करते हैं तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो हमने आर्टिकल देख लिया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ अगर न्यूज़ है तो हम देखते हैं, अदरवाइज एंड करेंगे। सो बस इतना ही आप जानने जरूरी है आज के लिए आपको। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।